तो संसद में 12 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। इन 12 घंटों में क्या कुछ हुआ, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 सेकंड में किस तरीके से यह बिल पास हुआ। श्री किरण रिजिजू जी to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts after the alarm sound. Honorable members, subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. तो राज्यसभा में जिस वक्त वक्फ संशोधन बिल पास हुआ वो मतदान की प्रक्रिया 100 सेकंड में आपने पूरी रिपोर्ट देखी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा से आ रही है, जहां विपक्ष ने वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर जोरदार हंगामा किया है, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। सदस्य प्लीज जाएं। सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त कर दिया है। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण। तो आज 4 अप्रैल है और आप जानते हैं कि बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में इस आखिरी दिन, हालांकि ये जो वक्त संशोधन बिल है ये लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है, बावजूद इसके इसी बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से लोकसभा में इतना हंगामा आज किया गया कि आखिरकार लोकसभा की जो कार्यवाही है वो फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस बीच कांग्रेस जो है वो वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। वक्फ संशोधन बिल की संवैधानिकता को चुनौती देगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिल को लेकर ये जानकारी साझा की है। संविधान पर मोदी सरकार के हमले का विरोध हम जारी रखेंगे, सुनिए। तो ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है जयराम रमेश की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आगे इसमें वो लिख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में अब हम चुनौती देंगे। कांग्रेस की तरफ से पार्टी का इरादा साफ जयराम रमेश की तरफ से कर दिया गया है। सीए 2019 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आरटीआई एक्ट 2005 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो ये वो तमाम कानूनों का हवाला दे रहे हैं
जो मोदी सरकार में बने हैं और किस तरीके से इन तमाम कानूनों को चैलेंज किया गया है कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसका हवाला देते हुए अब कांग्रेस की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि जो वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और कानून बनने में सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है, इसे भी कांग्रेस पार्टी अदालत में चैलेंज करने जा रही है। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान भी आ गया है, सुनिए। राइट टू इक्वलिटी का राइट सबका है, संविधान ने दिया है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, हम और कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे। हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? आपके पास अगर बहुमत है, कांग्रेस बहुमत के अंदर आई थी, 405 से ज़्यादा सीटें लेकर आ गई थी कांग्रेस। क्या कांग्रेस ने किसी के साथ जाति करने का काम किया था? क्या कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को बुलडोज करने का काम किया था? नहीं किया था। अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। आइए जरा इसी पर अब चर्चा शुरू कर लेते हैं। खास मेहमानों का पैनल यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। मुफ्ती समून कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, शालिनी अली महिला प्रमुख MRM की, और साथ ही सुबूही खान राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्र जागरण मंच की, वो हमारे साथ जुड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है, फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और हाजिर खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता सुजाता पॉल और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर अजय आलोक पे सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। बड़ी उम्मीद के साथ मोदी सरकार लेकर आई है मुसलमानों की भलाई के लिए, लेकिन इतनी नाउम्मीदी इस उम्मीद से क्यों फैली हुई है विपक्ष और एक बड़े तबके में मुस्लिम समाज के? डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, अब तो खैर ये कानून बन चुका है और इस पे हाय तौबा मचाने वाले वही लोग हैं रोमाना जी। अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रहे थे माननीय सांसद महोदय इमरान मसूद साहब, आपको पता है वक्फ की सहारनपुर में इन्होंने कम से कम 200 से ऊपर एकड़ ज़मीन में हथियाई हुई है। उस पर इनके बिल्डिंग्स बने हुए हैं जिसका किराया ये खाते हैं और वक्फ को ये देते हैं मात्र 200 रुपये महीना। अब जो ये नया कानून बना है, या तो अब वो बिल्डिंग अगर चलानी है वक्फ की ज़मीन पर तो सरकार को और वक्फ को उनको मार्केट रेट से या तो पैसे देने पड़ेंगे या वो बिल्डिंग वापस ली जाएगी। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक एक लिस्ट निकली हुई है कि वक्फ की एक्चुअल जमीन का यूज कौन कर रहा है। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब 12 वक्फ की जमीनों पर मॉल बना के किराया खा रहे हैं, कम से कम 10 करोड़ रुपया, वक्फ को देते हैं मात्र 5,000 रुपया। बैंगलोर MG रोड पे 5 स्टार होटल बने हुए कांग्रेसी नेता के CK जाकर शरीफ, हमारे पूर्व रेलवे मंत्री, किराया देते हैं वक्फ को 12,000 रुपये महीना। उसका किराया होना चाहिए कम से कम 3 करोड़ रुपये महीना। दिल्ली ITO, जहां हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप डिबेट कर रही हैं नोएडा से, ITO पे 1.5 एकड़ जमीन में 40,000 स्क्वायर फुट वक्फ की जमीन, किराया आता है 80 रुपये महीना। कितना किराया आना चाहिए? कम से कम 5 करोड़ महीना। तो ये सब की नकेलें अब कसने जा रही। एक समानांतर न्यायिक व्यवस्था इन्होंने बना दी थी। हम तो चाहते हैं कोर्ट में जाए, ये जयराम रमेश जो बोल रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, हम चाहते हैं कोर्ट में जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट देखे कि इस देश में समानांतर न्याय व्यवस्था इन्होंने बनाई। धर्म के आधार पर हमारा संविधान कभी नहीं कहता है कि कोई भी न्यायिक ट्रिब्यूनल बन सकता है। ये वक्फ ट्रिब्यूनल क्या था? ये खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। ट्रिब्यूनल आप धर्म के आधार पर बना ही नहीं सकते साहब, हमारा संविधान इसको नहीं मानता है। ये जाएं कोर्ट में, कोर्ट इनको आईना दिखाएगा और ये हाय तौबा मचाना बंद करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम मुसलमान बहुत खुश है क्योंकि ये वक्त के पैसे से अब आम मुसलमान को, गरीब को, विधवाओं को, बच्चों को, एक एक लोग की भलाई होने जा रही है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा मामला जो है वो दर्शकों के सामने रखा है। इस पर सुजाता जी मैं आपसे जवाब लूंगी और महत्वपूर्ण आपसे जवाब लेना इसलिए है कि आरोप सबसे बड़ा वक्फ की जमीनें हड़प लेगी सरकार, विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया गया किस तरीके से वक्फ की जमीनें पहले से ही हड़प कर, और बहुत से तो आप ही की पार्टी, आपकी साथी पार्टियों के नेता हैं जो बैठे हुए हैं। इस पर जवाब दीजिएगा कि इसीलिए इतनी मिर्ची विपक्ष के नेताओं को लग रही है क्या? लेकिन उससे पहले वक्फ बिल को लेकर संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, उनका बयान सामने आया है। आरोप लगा रहे हैं व्यापार के लिए ऐसे बिल का इस्तेमाल हो रहा है, ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है। इनका ध्यान 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर है, ये संजय राउत कह रहे हैं। इस बिल के जरिए संपत्ति की लूट होगी। देखिए वही आरोप विपक्ष की तरफ से
दोहराए जा रहे हैं कि दरअसल इस बिल को लाने की मंशा मुसलमानों की संपत्ति कब्जाने की सरकार की। सुनिए। ऐसे इस प्रकार की बिल जो होते हैं वो व्यापार और धंधे से कम नहीं होते। जिस प्रकार की सरकार यहाँ है, नाम तो लिया है मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करने का, ज़मीनों की रक्षा करने का, इसलिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाया। लेकिन बेसिकली उनका लक्ष्य है 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, ज़्यादा ज़मीन है, उनके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा है। पूरे देश पे तो आज लूटमार चल रही है। सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। सुजाता जी, जवाब दीजिए। जो शेर दिल होते हैं ना, वो दिलों को जोड़कर सत्ता संभालते हैं, लेकिन सत्ता मिलने पर जो गीदड़ है वो भी शेर बन जाते हैं। और उसी को हम आज देख रहे हैं, क्योंकि इसे कहते हैं बुलडोजर पॉलिटिक्स। तो उसी से चलते हैं। ये संविधान पर विश्वास करते नहीं। जब मुसलमानों की बात करते हैं तो एक बात समझ लेना चाहिए कि गोलवालकर जी के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई थे तो वो थे मुसलमान, और उन्हीं के ये वंशज हैं आरएसएस भाजपा वाले। इसलिए अब दूसरी की राजनीति करने के लिए मुसलमानों को डराने की कोशिश है। अभी किसी ने कहा कि बिल्डिंग को वो छीन लिया जाएगा, इनसे लेकर इनको टाइप कर दिया जाएगा। नकेल कसने की बात इन्होंने जब कही तो टाइप किसको कर रहे हैं? अब्दुल को टाइप करने की बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये तो सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट सुजाता जी, आपकी आवाज बहुत खराब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है मैम। मुझे लगता है जरा ये आवाज ठीक करानी चाहिए ताकि दर्शक को समझ आए सुजाता जी क्या कह रही हैं। लेकिन इतना मैं जरूर समझ पाई कि जो सवाल मैंने सुजाता जी से पूछा था उसका जवाब मुझे नहीं मिला है। इसी जवाब के लिए मैं जरा सा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का रुख करूंगी। मैं आऊंगी, अजय आलोक जी आऊंगी, आप ही के सवाल का जवाब मैं पहले लेना चाह रही हूँ कि साहब यहाँ पर इमरान मसूद से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक और समाजवादी पार्टी के भी कई नेता होंगे जिनके नाम इस फहरिस्त में होंगे। यकीनन वक्फ की जमीनें जिन्होंने कब्जाई हुई हैं, आई एम श्योर, क्योंकि लिस्ट कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक तैयार है और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चैलेंज होगा तो वहां पर सारा कट्टा जो भी कच्चा चट्टा है वो सब खोला जाएगा। तो मुझे बताइए कि अगर ये कुछ मठाधीश वक्फ की जमीन को कब्जा कर बैठे हुए थे और कानून ऐसा बन रहा है जिससे इनसे छुटकारा मिले वक्फ की जमीनों को और उसका फायदा आम गरीब पिछड़े मुसलमान को हो, तो आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है सर? रोमाना जी, आपको एक दिन याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा वादा किया था हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, और उस काम को पूरा करने के लिए 3 काले कानून लाने पड़ेंगे जिससे किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। और उसके पीछे का एजेंडा क्या था कि पूंजीपतियों को किसानों की उपजाऊ जमीन देने का। वो जनता के सामने, पूरे देश के सामने बेनकाब करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा और 750 किसानों की शहादत हो गई है। यह है भारतीय जनता पार्टी की असली मंशा। दूसरी बात, अजय आलोक जी कह रहे थे आईटीओ के पास वक्त की जमीन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कितने 100 करोड़ का बना है ये भी बता दें, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा कहां से कमाते हैं ये भी बता दें, कौन सी तनख्वाह इनको मिलती है जिसे मुख्यालय बनाते हैं ये भी बता दें। उसकी संपत्ति की जांच का भारतीय जनता पार्टी करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी की मंशा बांटने की है। इनको देश को जोड़ने में अगर कोई भूमिका होती, देश के बंटने में इनको तकलीफ होता, लेकिन आज तकलीफ इनको कोई नहीं है। अभी आपने अपने स्क्रीन पर दिखाया कि जगह जगह पुलिस मार्च कर रही है। ये तो कह रहे बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है हमें। जब जन समर्थन मिल रहा है, बिल अच्छा है, तो फिर आपको पुलिस क्यों लगानी पड़ रही है? ठीक है। ये दबाने का प्रयास है, गरीबों को दबाने का प्रयास है, पिछड़ों को दबाने का प्रयास है, अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास है। ठीक है। आज मुस्लिम का नंबर है, उसके बाद जो दूसरी धार्मिक संस्थाएं हैं जिनके पास जमीनें हैं, सोना है, भारतीय जनता पार्टी उसको भी छीनने का काम करेगी। चलिए, तो सरकार के वादे पर भरोसा नहीं है, सरकार की नीयत को लेकर सवाल है। लेकिन यहां जो एक पॉइंट आपने खड़ा किया ना, इसका जवाब मैं डॉक्टर अजय आलोक से ले लेती हूं। उनको इस बात पर आपत्ति हो रही है कि साहब अगर इसी तरीके से पूरी आम सहमति और मुसलमानों के भले के लिए आप ये कानून लेकर आए हैं, तो फिर ये डर क्यों है प्रशासन को कि जगह जगह पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, जवाब दीजिए। रोमाना जी, हर यज्ञ में विघ्नकर्ता होते हैं। देवता भी जब यज्ञ करते थे तो राक्षस आते थे। राक्षस आते थे यज्ञ को तहस नहस करने के लिए, और तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। हम जानते हैं कि कहां कहां राक्षस हैं, इसलिए वहीं वहीं पुलिस उन राक्षसों का इंतजाम करने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है, पहले एडवांस में कि आओगे तो क्या होगा।
और ये आप ये तीन सोचिए कि काले सदन कानून में का एक यहाँ पर सांसद उदाहरण बिल की बार बार प्रति फाड़ डॉक्टर देता है। अजियालोक विपक्ष की तरफ से दिया जाता है। वो कहते हैं कि साहब जिस तरीके का विरोध इन तीन काले कानूनों को लेकर किसानों ने किया, सरकार को मजबूर होना पड़ा कि सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए। अब वो इसी तरीके से कह रहे हैं कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसका भी इसी तरीके से विरोध करेंगे हम। डॉक्टर अजियालोक, देखिए धर्मेंद्र जी भूल गए कि जो पहली बात कि 3 कानून हम किसानों के लिए लाए थे वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये यूपी बिहार हर जगह किसान समझ रहे हैं, और बिहार में तो ये कानून 2008 से लागू है, और बिहार अकेला प्रदेश है जहां आज तक किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। ठीक है, पंजाब हरियाणा के कुछ किसान, पश्चिमी यूपी के कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाया, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, लेकिन ये अध्यादेश था, कानून नहीं बना था भाई साहब। वक्फ जो है दोनों सदन से पास होकर एक कानून बना है। और अब 1 2 3 बात और बोलूंगा। रोमाना जी 10 सेकंड मुझे और दीजिएगा। जल्दी से सर, जल्दी से। सुजाता जी भी संजय जुड़ राउत गई ने हैं। हाँ कसम खाई है कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने कसम खाई हुई है कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक चिता भी नहीं नसीब होने देंगे, उनको कब्र में ही पहुंचाएंगे। आप ये सोचिए, कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ की जमीन है वक्त की। अरे 37,90,000 एकड़ जमीन है, वो 2 लाख करोड़ की होती है। ठीक है, 1 से 1 किलो घटियापना। और समाजवादी पार्टी जरा बताएंगे, अतीक अहमद के हाथ से 250 एकड़ जमीन अभी मुक्त करवाई गई है, वक्फी जमीन थी या नहीं? ठीक है। सुजाता जौहर यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है आइए रामपुर में, अतीक अहमद की वो किसकी थी? सरकार के वादों पर भरोसा नहीं, ये कहकर आप लोग बिल का विरोध कर रहे हैं? मतलब बिल से बाकी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है कि साहब पारदर्शिता आएगी, मुसलमानों का भला होगा। वाह वाह, हिंदुओं का भला करने ही जा रहे हैं, मुसलमानों का भला करने चाहते हैं। जिनके लिए इनके गुरु गोलवालकर कह चुके हैं कि ये इनके सबसे बड़े दुश्मन है, तो जिसको दुश्मन मानते हैं उनकी भलाई करने चले। जैसे महिलाओं के लिए कानून वो हैं जो मनुवादी हैं, और मुसलमानों को सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाले कह रहे हैं मुसलमानों का भला चाहते हैं। लेकिन जो शेर दिल होते हैं ना, वो जब सत्ता पे आते हैं तो दिलों को जोड़ते हैं, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है गीदड़ों को तो वो शेर बन जाते हैं। केवल इतनी सी बात है। आपने सुना जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कैसे कहा कानून आ जाएगा तुम कैसे नहीं मानोगे। अरे ये बराबरी की बहस हुई है, और 288 वर्सेस 232 लोकसभा में। सुजाता जी, इसमें क्या गलत कह दिया गृह मंत्री ने? देश तो कानून से ही चलता है ना, संविधान के तहत देश में कानून बनते हैं और देश कानून से ही चलता है। तो अगर कानून आ जाएगा तो वो कानून तो हर भारतीय नागरिक पर बाध्य होगा ना, इसमें गलत क्या है? अरे रुमाना जी से बोलते लेने दीजिए ना, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब ये बहस हुई है उसी से अंदाजा लग जाना चाहिए कि इसका विरोध कैसा होने वाला है। क्योंकि ये कहते हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, देखिए सारी बिल्डिंग ले ली जाएगी, जेल कसने जा रहे हैं हम, ये शब्द बता रहे हैं कि अब्दुल को टाइट कर दिया हमने, यही हमारी मंशा है। फिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब तक ये सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वो जाएगा, तो पूछिए जरा सुप्रीम कोर्ट में सवाल कर रहे हैं क्या? और अगर आप रक्षा ही करना चाहते हैं तो बताइए ना कि आपने बिल्किस बानो के उसके परिवार के हत्यारों को गुलशान जब बाहर आने दिया और उनको माला पहनाई तो कितना कर रहे थे? अभी आपने बैठा रखा है एक हमारे पैनलिस्ट पे देख रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। डॉक्टर अजियालोक बहुत संक्षेप में, मतलब वो कह रही है कि साहब मुसलमानों को टाइट करने के लिए अब्दुल को टाइट कर दिया, ये जुमला है जो सुजाता जी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कह रही है कि साहब ये कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए अपने मेजॉरिटेरियन वोट बैंक को बीजेपी की तरफ से जानबूझकर मुसलमानों को पंचिंग बैग की तरह यहां इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर जवाब दे दीजिए। रोमाना जी, 2 दिन से लोकसभा राज्यसभा में ये बहस हो रही है। अब पहला दिन से मैं बोल रहा हूँ, और पिछले 8 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि ये वक्फ में हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। क्या रोमाना खान को वक्फ से कोई मतलब है? आप भी मुस्लिम हैं। क्या आपको वक्फ से आज तक कोई लाभ हुआ है? नहीं हुआ है। उसी तरह इस देश के आम मुसलमानों को, 18 करोड़ मुसलमानों को वक्फ से कोई लाभ नहीं हुआ है। ये कुल मिला के 250 मुसलमानों की जागीर बन गई है वक्फ। इसको हिंदू मुसलमान का रंग ये दे रहे हैं। ये विशुद्ध प्रशासनिक बिल है, पहली बात। लेकिन डॉक्टर अजियालोक, आपको ऐसा नहीं लगता है कि भ्रम जो है वो हर तरफ से फैलाया जा रहा है? डॉक्टर अजियालोक, इतना कंफ्यूजन है और हर तरफ से कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान आ जाते हैं, मुझे नहीं पता वो जानबूझकर आते हैं या फिर वो गलती से आ जाते हैं। अब जैसे आप ही ने कह दिया कि साहब धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल तो वक्फ के लिए है
और वक्फ को लेकर पूरी बहस में सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि साहब वक्फ जो है उसका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, वक्फ तो प्योरली मैनेजमेंट के लिए है। तो फिर अगर वक्फ ट्रिब्यूनल हुआ तो वो तो प्योरली मैनेजमेंट के लिए हुआ ना सर, उसका धर्म से क्या लेना देना हो गया? फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल? तो भ्रम बहुत फैल रहा है ना सर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं ताकि ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल को जुडिशियल पावर देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। धर्म के आधार पे आप ट्रिब्यूनल नहीं बना सकते हैं, हमारा संविधान यही कहता है। ठीक है, वक्फ कौन कर सकता है नहीं कर सकता, एक एक चीज की क्राइटेरिया डिफाइंड है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ही इतने गीदड़ हैं भाई, हाँ। तो ये बब्बर शेर कहां गायब था लोकसभा से? बब्बर शेर दिखा नहीं मुझे, ना भाई दिखे ना बहन दिखी। कल राजमाता भी कुछ नहीं बोली, मुसलमानों के लिए रोम से प्रेशर आया था क्या जवाब देने के लिए? मैं स्टूडियो के अंदर जो मेहमान इंतजार कर रहे हैं उनका मैं रुख करना चाह रही हूँ। मैं जल्दी से फजील साहब के पास जा रही हूँ। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप कि सरकार जो है वो वाकई में वक्फ की संपत्तियों पर, वो जो मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, बरसों से सत्ता की मलाई खाते हुए आ रहे हैं और कब्जा रखा है ना उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टियों को। कई प्रॉपर्टी का नाम इन्होंने लिया, हाँ। आईटीओ का भी नाम लिया। हाँ। आईटीओ में मस्जिद और मदरसा है और बच्चों का हॉस्टल है, उसके अंदर उससे भी किराया लेंगे। हाँ। करोड़ों रुपए उससे भी किराया लेंगे। इसी काम के लिए तो हमारे वक्फ हुआ था कि हम अपने बच्चों को स्कूल खोल सके, अस्पताल खोल सके। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा कई मुकेश अंबानी का घर की बात है, उसका नाम नहीं लिए। नहीं तो वो एक सेकंड इसको लेकर इतना भ्रम फैलाया जाता है ना साहब, वहां पर भी तो वक्फ का भ्रष्टाचार है ना। वक्फ क्या कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है? कैसे आपने वो प्रॉपर्टी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही तो भ्रष्टाचार हो रहा था ना। हिंदू अपनी प्रॉपर्टी क्यों वक्फ कर रहा है? इसलिए कि उसको वक्फ पे भरोसा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती और हिंदू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। सर आपने इसीलिए हिंदू लोग क्यों वक्फ कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि उनको भरोसा है वक्फ पर, वक्फ के कानून पर भरोसा है, वक्फ के चीजों पर। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। जमीन नहीं बेच सकता। अभी आप ये कह रहे थे कि साहब अभी आप घर का जिक्र कर उद्योगपति की यहाँ पर ये संदेश दे रहे थे कि कब्जाली जमीन, और जब मैंने कहा कि साहब वक्फ जमींदारी उन्मूलन अधिनियम देश में लागू हुआ, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम देश में लागू हुआ, जमींदारी खत्म हुई, ओबीसी एससी एसटी दलित आदिवासी के पास कहां जमीन है? उनका भला क्यों नहीं कर रहे? इतने साल हो गए आजादी के, 70-72 साल हो गए, आदिवासी के पास कहां जमीन है? घर बनाने को जमीन नहीं है। दलित के पास कहां जमीन है? पिछड़ों के पास कहां जमीन है? तो आप जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू करके कुछ नहीं कर सके तो वक्फ कैसे कर सकते हैं? संशोधन बिल को लेकर सर आपके पास कोई दलील नहीं है। तो आपसे जब भी वक्फ संशोधन बिल की बात की जाती है तो आप कभी सर दलितों, कभी आदिवासियों के पीछे छुपने लगते हैं, कभी आप कहने लगते हैं कि साहब भ्रष्टाचार जो है वो हर तरफ फैला हुआ है। तो सर ऐसा थोड़ी है कि अगर हर तरफ नासूर है तो कहीं पर भी ऑपरेशन करके उस नासूर की कटाई की जाए। सुबुही, एक मिनट सर आ रही हूँ। सुबुही जी, देखिए रुमाना जी, आज़ाद भारत से पहले और आज़ाद भारत के बाद मुसलमानों को लेकर जो भी कानून आए, ज़्यादातर या तो वो तुष्टीकरण करने के लिए आए, या फिर वो अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आए, या फिर वो मुसलमान महिलाओं का उत्पीड़न करने के लिए आए। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा कानून अब देश में आ रहा है जो गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेघर मुसलमानों के उत्थान में काम आएगा, तो उससे मुसलमानों के लीडर्स को क्या दिक्कत है? और ये सवाल आज नेशनल टीवी पे देखने वाला हर मुस्लिम जो भारत का आज ये डिबेट देख रहा है वो समझ रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इन लोगों के लाख भड़काने के बाद भी सड़कों पे नहीं उतर रहा है। क्या बुरा होगा अगर प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो जाएंगी? क्या बुरा होगा अगर कानून के दायरे में आ जाएंगी? क्या बुरा होगा अगर डीएम निगरानी कर लेगा? और क्या बुरा होगा कि अगर उनकी जो इनकम है वो गरीब मुसलमानों के काम आ जाएगी? अभी अजय आलोक जी ने कितने अच्छे उदाहरण दिए कि मुसलमानों के जो फर्जी ढोंगी नेता हैं जो छाती पीट पीट कर इस्लाम के नारे देते हैं, वो करोड़ों करोड़ों रेंट कमा रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज से, और उन्हीं की नाक के नीचे मुसलमान कहीं पंक्चर जोड़ रहा है, कहीं फल बेच रहा है। वी असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी डायलॉग बोलते हैं, उनकी नाक के नीचे मिस्यार निकाह हो जाता है 12-12 साल की मुसलमान बच्ची के साथ। ये ढोंगी नेता हैं, इन्होंने आज तक मुस्लिम समाज का कभी भला नहीं किया, और ये सच्चाई मुसलमान समाज अब समझ चुका है। रुमाना जी, लास्ट 10 सेकंड दे दीजिएगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। अगले 10 साल बाद देश के सामने पानी की समस्या है, खाने की समस्या है,
चीन ने उपग्रह लॉन्च कर दिया है, हम लोग हिंदू मुसलमान में ही अटक रहे सही हैं। बात। सरकार का बहुत वेलकम एक स्टेप सेकंड, है, क्योंकि आगे की जो लड़ाई है उनके लिए भारत के हर नागरिक का मजबूत होना जरूरी है। आपने बहुत बुनियादी बात कही है। मुझे लगता है शमून साहब के पास हम रुक करेंगे, और शमून साहब मैं चाहती हूं कि आप मेरे दर्शक को समझाएं कि क्यों ये वक्फ संशोधन बिल ये वक्त की जरूरत और मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित होगा आने वाले समय में। हाँ, देखिए अभी अजय जी ने जो कहा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 30 साल पहले की बात, 99,000 रुपए अजंता प्रेस से आते थे, जहाँ जमीयत उलमा हिंद का ऑफिस बना हुआ है, वो उनकी तरफ कह रहे थे, किसी मदरसे की बात नहीं कर रहे। ये आईटीओ में ही है, आईटीओ ही में है। और आपको मैं ये बता दूं कि वक्फ के ही ऊपर नहीं, इन्होंने मुसलमानों को इसीलिए एजुकेशन से दूर करने का प्रयास किया। मैं उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ड्राफ्ट लेकर के आए जो कानून बन गया यूसीसी का। हमने सबसे पूछा कि ये बताइए कि यूसीसी का कौन सा प्रावधान मुसलमानों से टकराता है या इस्लाम से टकराता है। सही बात है। आप ये देखिएगा कि निकाह के यानी शादी के रजिस्ट्रेशन से बहुत सारी स्कीमें आएंगी। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें बहुत सारी योजनाएं आगे मिलेंगी। अब ये वक्फ बिल के ऊपर जो 250 लोग वाकई आप इनका सर्वे कर लीजिए, वो ही परेशान हैं, और उन 250 लोगों ने आज पूरे भारत के मुसलमानों को गुमराह किया है। मैं भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि ये गरीबों की संपत्ति, यतीमों की संपत्ति, ज़रूरतमंदों की संपत्ति को कांग्रेस की मीडिएटरशिप करके 60 साल में इन्होंने उन्हें आरएसएस और बीजेपी से डराया, और इस देश के अंदर इतने दंगे कराए हैं, सांप्रदायिक दंगे कराए हैं कि कोई शहर बचा हुआ नहीं है। और मैं आपको ये भी लास्ट में कहना चाहता हूं, कासमी साहब आप जो बात कह रहे हैं, समय क्योंकि कम है हमारे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अजय आलोक ने ना बहुत शानदार तरीके से यहाँ जिस तरीके से उदाहरण देकर, क्योंकि आम दर्शक के मन में ये सवाल था कि साहब ये हो क्या रहा है, इससे किसको फायदा होगा, किसको फायदा नहीं होगा, तो एक तरीके से पोल खोल के रख दिए ना, और वो सही कह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक। मुझे ये बताइए हाजिर खान साहब कि आम मुसलमान, उस आम मुसलमान को वक्फ से हासिल क्या हो रहा है? ये जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, ये बड़े बड़े, मैं बार बार इस मठाधीश शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, जो कुछ नाम यहां पर डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से गिना दिए गए हैं, ये तो कब्जा कर बैठे हुए हैं इन प्रॉपर्टीज को, और खुद तो कमाई कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज पे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, और वक्फ को क्या दे रहे हैं सर? चिल्लर पकड़ा रहे हैं वक्फ के हाथ पे। तो सर इसमें सुधार हो जाएगा ना, वक्फ की आमदनी बढ़ जाएगी, वक्फ की आमदनी बढ़ेगी सर, तो वक्फ जिस मकसद से बना हुआ है अल्लाह की राह में सर, गरीब बच्चे, औरतें, बेवा, मुसलमान जो है उनका भला हो जाएगा सर। तो आप लोग रोड़ा क्यों अटका रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप मुसलमान को देश के? रुमाना जी, अजय आलोक लोग ने जो बात कही, इमरान का नाम लिया, जाफर शरीफ साहब का नाम लिया, मैं कह रहा हूँ कर्नाटक में 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इनका रहा, इन्होंने क्या किया? 8 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी हाथ नहीं बंधे हुए मैडम, कोई हाथ नहीं, भ्रष्टाचारी को पकड़ के जेल डालना चाहिए था। 8 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्यों नहीं बंद किया? मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होगी, खाली वक्फ बोर्ड नहीं कर देगा भ्रष्टाचार। एक सेकंड, क्योंकि आपने यहाँ पर योगी जी का नाम ले लिया सर, तो मुझे बताना पड़ेगा कि योगी जी ने मंच से खड़े होकर कहा कि साहब कानून ऐसा था कि वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया बोर्ड बन गया था सर, इसीलिए तो कानून में बदलाव हुआ है। जिस मठ में बैठे हुए वो भी मुसलमानों को दिया हुआ है, जो भी मुसलमानों को दिया हुआ है, जिस मठ में बैठे हुए नवाब लखनऊ ने दिया है। सर इसी से तो दिक्कत है ना, हर चीज मुसलमानों की दी मैडम, हमें तो हर चीज आप वक्फ की बना लीजिए, यही तो बीजेपी सांसद की तरफ से कहा गया ना। हम ही तो कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही काम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। हमारी चीजें, हम ही उसमें हराम हो गया हमारे। अरे जो खा रहा है वो बेईमान है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी गरीबों के, तो आप सहमत है ना इस बात से, जो खा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो? नहीं कर रही सरकार, यही तो कह रही है। सरकार, शालिनी को भी सुन लीजिए ना, शालिनी को भी सुन लीजिए। हाँ जी, हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट बोर्ड भी है, सेंट्रल बोर्ड भी है। आप ये कह दो कि नहीं जी वहाँ पे बीजेपी का राज था, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड के आप ऐसे नहीं रूल्स चेंज कर सकते। बात है। आज जब हम संसद का रास्ता लेकर हम उस अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो भी इन्हें दिक्कत हो रही है। आज जब हम बात कर रहे हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें ऑडिट चाहिए, हमें जो 2 महिलाओं का प्रावधान था उस पर अनिवार्यता चाहिए, हमें ये चाहिए कि वक्फ उल औलाद के हिसाब से आप शरीयत का ही रास्ता ले रहे हैं।
सरकार ने शरीयत नहीं बोला, बट जो रास्ता दिया है वो यही दिया है कि आप लीगल एड सिस्टम का जिसका जो हक बनता है वो करके उसके बाद आप वक्फ कर दीजिए। उसके बाद मुतवलियों को आज आप ये देख लीजिएगा, पहले ये होता था 7% देना पड़ता था वक्फ बोर्ड को, जो भी कमाई होती थी, जो भी चार्जेस होता था, इसका 7% देना होता था। आज आप 5% दे रहे हैं तो 2% और आपको मिल गया काम करने के लिए। पर मुझे लगता है ये पॉइंट भी जाना चाहिए जी, ये पॉइंट भी दर्शकों को जाना चाहिए। एक तो ये मुतवल्ली जिस तरीके से वो 7 की जगह 5%, और साथ ही साथ पहले क्या होता था कि हक मारकर कि घर की बेटी है, घर की बहू है, उसका हक नहीं दिया लेकिन प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। तो कम से कम महिला को उसका अधिकार पहले दो, जिसका हक है उसका हक मत मारो, और उसके बाद अल्लाह की राह में जो प्रॉपर्टी दान करनी है वो दान करो, और साथ ही साथ उसको मिसमैनेज मत करो। मैं जल्दी से डॉक्टर रजिया आलोक का रुख करूंगी, जल्दी से डॉक्टर रजिया आलोक को मेरे साथ लेकर आइए स्क्रीन पर। डॉक्टर रजिया आलोक, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं सर कि अभी भी इतने विस्तार से हम लोग इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग वो सवाल उठा रहे हैं, और मुझे लगता है इन सवालों से सिर्फ और सिर्फ समाज में भ्रम फैलाने का काम होगा। इसको दूर करने के लिए भी क्या सरकार के पास कोई प्लान है? क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की सर, इतना बढ़िया कदम अगर सरकार उठा रही है तो कम से कम वो सकारात्मक संदेश जनता तक पहुंचे, उसके लिए प्लानिंग क्या है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रोमाना जी कि मैंने जैसे कहा कि यज्ञ में विघ्नकर्ता होते हैं, तो स्वाभाविक है कुछ विघ्नकर्ता विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात बोली गई कि मुसलमानों को जानबूझ के शिक्षा से दूर रखा गया, ताकि क्योंकि शिक्षित नहीं होंगे तो कभी भी उनका वो स्तर ही नहीं हो पाएगा कि वो जान पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ गलत क्या हो रहा है। आज हर राज्य में और केंद्र सरकार अपने स्तर पर हर जगह ये वक्फ के नए कानून आने के बाद क्या क्या सुधार आएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे, इसकी एक व्यापक मुहिम चलाने जा रही है, जो कि सोमवार से शुरू हो जाएगी। और जब लगातार कार्रवाई होगी या लगातार संपत्तियों को सीज करके उसके उपयोग आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवाओं के लिए, बच्चों के लिए हॉस्पिटल बना के, स्कूल बना के, कॉलेज बना के, मुझे एक बार बता दीजिए, ये 70-75 साल से वक्फ चल रहा है। एक मेडिकल कॉलेज अगर वक्फ ने बनाया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज अगर वक्फ ने बनाया हो पूरे देश में, एक आवासीय विद्यालय बनाया हो मुस्लिम बच्चों के लिए वक्फ ने, कहीं नहीं है। ठीक है समय मेरे पास इतना ही है, दोबारा से चर्चा लेकर आएंगे, जो सवाल बाकी रह गए उस पर आगे जब हम शोज करेंगे तो यकीनन इस पर और क्लैरिटी देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।